आज हम लोगों को वे ऑप्टिक्स नई यूनिट स्टार्ट करनी है क्लास 12 के टॉपिक में। और वे ऑप्टिक्स में हम लोगों को पढ़ना होगा कि प्रकाश की प्रकृति किस तरह की है। इसमें चैप्टर के नाम हैं, पहला चैप्टर है नेचर ऑफ द लाइट, दूसरा चैप्टर है इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट जिसको व्यतिकरण कहते हैं, तीसरा चैप्टर है हमारा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जिसको विवर्तन बोलते हैं, और उसके बाद पोलराइजेशन ऑफ लाइट जिसको ध्रुवण कहते हैं। तो प्रकाश में हम लोगों ने प्रकाश का जो नेचर था उसको हमने रे ऑप्टिक्स में भी पढ़ा था, और उसमें बताया गया था कि जो प्रकाश है वो निम्न 10 तरह की फिनोमिना को शो कर रहा है, और जिसमें से कि कुछ फिनोमिना जो थी वो हमने पहले पढ़ ली हैं, और आगे आने वाले सेक्शन में हम लोग अगली वाली फिनोमिना को जो है हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ पर चैप्टर का नाम है नेचर ऑफ लाइट, पहला पार्ट है इसका, पहला चैप्टर है। और नेचर ऑफ लाइट में हमें प्रकाश की प्रकृति के बारे में स्टडी करना है कि प्रकाश वास्तव में है क्या ये पार्टिकल है या फिर ये वेव है, इसके बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। तो इस आधार पर अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग व्यू आए। पहला जो हमारे पास प्रिंसिपल आया उसको बोला गया था न्यूटन कैप्सूलर थ्योरी, हिंदी में बोलते हैं न्यूटन का कणिका सिद्धांत, इंग्लिश में बोला जाता है न्यूटन्स कैप्सूलर थ्योरी, न्यूटन्स कैप्सूलर थ्योरी। फिर उसके बाद दूसरा जो हमारा प्रिंसिपल जो लाइट के कैरेक्टर को समझाने के लिए यूज़ में आया उसको कहा गया हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, इंग्लिश में बोलते हैं हाइगेंस प्रिंसिपल, HUYGEN प्रिंसिपल। तीसरी जो हमारे पास प्रिंसिपल था जो लाइट के कैरेक्टर को समझाने के लिए काम में आ रहा था उसको बोल रहे थे हम प्लांक क्वांटम थ्योरी। प्लांक क्वांटम थ्योरी का जो यूज़ है वो नेक्स्ट वाली यूनिट में होगा, जिसको कहते थे हम प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। साइंटिस्ट का नाम था मैक्स प्लैंक, और इस आधार पर प्लांक्स क्वांटम थ्योरी दी गई। उसके बाद जो नेक्स्ट जो प्रिंसिपल आया नेचर ऑफ लाइट के लिए उसको बोला गया ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, है ना, जिसको हाइजेनबर्ग ने बताया था। और इसी आधार पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी हम लोगों ने पढ़ा है, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में भी सुना है। और उसके लास्ट में फिर हम लोगों ने सबसे लास्ट में जो प्रिंसिपल पढ़ना है वो मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, जिसको आप कहते हैं मैक्सवेल विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। ये पांचों जो हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं, ये पांचों प्रिंसिपल लाइट के कैरेक्टर को समझाने के काम में आए। तो सबसे पहले न्यूटन्स पार्टिकल्स थ्योरी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हाइगेंस थ्योरी पढ़ते हैं। हाइगेंस थ्योरी पर तो बेस्ड आपके यहाँ बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है, थ्योरी का भी और न्यूमेरिकल का भी, तो ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट है ना। और इसमें एक नया कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने को मिलेगा जिसको आप वेव फ्रंट कहते हैं, तरंगाग्र बोलते हैं। उसके बाद जब हाइगेंस थ्योरी फेल हो गई तो फिर प्लांक क्वांटम थ्योरी यूज़ आई, है ना। और फिर उसके बाद प्लांक क्वांटम थ्योरी भी फेल हो गई, या फिर कुछ सेगमेंट तक ही वो कुछ लाइट के नेचर को एक्सप्लेन कर पाई। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन को स्टडी किया, और फिर उसके बाद में मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी। तो फिर लास्ट में हम लोग जब पांचों प्रिंसिपल पढ़ लेंगे, पांचों सिद्धांत पढ़ लेंगे, और पांचों सिद्धांत की अपनी अपनी अलग अलग यूनिट्स हैं, तो जब हम इन सब को पढ़ लेंगे तो बाद में हमें ये समझ में आएगा कि जो लाइट है, लाइट में दोनों तरह के कैरेक्टर हैं। लाइट में वेव नेचर भी होता है और लाइट में पार्टिकल नेचर भी होता है। वेव नेचर की वजह से तो रिफ्रैक्शन भी होता था, और कुछ फिनोमिना इस तरह की हैं जैसे कि लाइट का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन करने के लिए हमें न्यूटन्स प्लांक क्वांटम थ्योरी का यूज़ करना होता है। वहाँ पर हम हाइगेंस थ्योरी यूज़ करके
हम उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते हैं। या फिर जब लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर शो करती है, जैसा कि हमने बता चुके हैं पहले से ही कि लाइट जो है वो वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है, तो इस वजह से लाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर भी है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की वजह से हमें वहाँ पर मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का भी यूज़ करना पड़ेगा। और वहाँ बताया जाता है कि ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन ऑफ द लाइट वेव देयर आर द टू पार्ट ऑफ द एनर्जी, फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द मैग्नेटिक एनर्जी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, वेव प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर, तो उस वाली वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इसका साइड डायग्राम आप लोगों ने इस तरह का भी देखा होगा। इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें कि वेव तो इस तरह से दिखाई जाती है। ये वाले वेक्टर कहलाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर, और ये वाले जो वेक्टर हैं बच्चों वो कहलाते हैं हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर। तो उस तरह से आप समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वेक्टर हैं वो भी लगातार इस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं ऐसे करके, और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर इस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं ऊपर की तरफ वाई एक्सिस में। इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर एक्स एक्सिस में वाइब्रेट कर रहे हैं, और मेरा आगे बढ़ना या चलना क्या कहलाएगा, आपका वेव प्रोपोगेशन कहलाएगा। और इस दौरान वेक्टर्स रोटेट भी करते हैं, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। तो लाइट क्योंकि वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है, इस वजह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कैरेक्टर को शो करती है। तो न्यूटन्स पार्टिकल्स थ्योरी सुना, ये फेल हो गई थी, और ये आपके यहाँ पर किताबों में तो नहीं दे रखी, पर मैं आपको बताऊंगा क्योंकि चीज़ों को कनेक्ट करना है हम लोगों को। तो न्यूटन्स पार्टिकल्स थ्योरी इसीलिए दी गई थी क्योंकि न्यूटन को बहुत ज़्यादा सम्मान मिल गया था, बहुत ऑनर मिल गया था जब उसने F = m/a दे दिया। वास्तव में जो न्यूटन को जो नोबेल प्राइज़ था वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट पर दिया गया था, F = ma पर नहीं दिया गया था। तो उस दौरान न्यूटन को बहुत बड़ा साइंटिस्ट माना जाने लगा, और साइंटिस्ट ने पूछा कि बताओ कि लाइट का जो कैरेक्टर है वो किस तरह का है। तो फिर उस समय न्यूटन को हर चीज़ में पार्टिकल नज़र आता था, क्योंकि उसने F = ma बता दिया था, m इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जब वहाँ पर उसे हर जगह F = ma नज़र आने लग गया, तो उसने m क्या था हमारे पास, द्रव्यमान ऑब्जेक्ट का, तो उसने लाइट के प्रोपोगेशन को भी पार्टिकल की फॉर्म में बताया। और उसने बताया कि किसी भी जो लाइट सोर्स से जो लाइट है वो किस फॉर्म में निकल रही है, पार्टिकल की फॉर्म में निकल रही है। इंग्लिश में इसको कैप्सूल्स कहते हैं, छोटी छोटी गोलियाँ, हिंदी में बोलते हैं कणिकाएँ। तो किसी भी लाइट सोर्स से जो लाइट है वो कणिकाओं के रूप में बाहर निकल रही है। पहला पॉइंट था, 8-9 पॉइंट बताऊँगा मैं आपको, और सबको आप कनेक्ट करके देखना लाइट के प्रोपोगेशन से। फिर दूसरा बताया कि द साइज ऑफ द पार्टिकल्स और कैप्सूल डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड द नेचर ऑफ द सोर्स। हिंदी में बोलेंगे कि जो कणिका बाहर निकल रही हैं किसी भी प्रकाश स्रोत से, उनका जो कलर है, उनका रंग और उनका जो तापमान, उनका रंग और उनकी तरंगदैर्घ्य वो किस बात पर डिपेंड करती है, प्रकाश स्रोत की प्रकृति पर डिपेंड करती है और ताप पर डिपेंड करती है। जैसे पहले टाइम में 10 रुपये वाला फिलामेंट वाला बल्ब आता था, तंतु वाला बल्ब, तो वो किस तरह की लाइट को एमिट करता था, येलो कलर की। अब आजकल जो हमारे पास LED बल्ब आ रहे हैं, LED बल्ब जो है वो किस तरह की लाइट को एमिट कर रहे हैं, वाइट कलर की। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कैप्सूलर थ्योरी, तो जो पीला वाला जो बल्ब था उससे जो कणिकाएँ निकलेंगी वो पीले रंग की निकलेंगी, और जो LED बल्ब है उससे वाइट कलर की कणिकाएँ निकलेंगी। बात क्लियर हो गई, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा बताया कि किसी भी जो लाइट सोर्स है उससे जब लाइट बाहर निकलती है तो लाइट सोर्स का जो मास है या द्रव्यमान है वो लगातार कम होने लग जाता है ना। इंग्लिश में बोलेंगे एज द लाइट एमिट फ्रॉम द लाइट सोर्स इन द फॉर्म ऑफ द कैप्सूल द मास ऑफ द लाइट सोर्स कंटिन्यूसली डिक्रीजेस। ये वाली बात आगे चल के विरोधाभास कंडीशन में आ गई और बताया गया कि ये ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती हैं, क्योंकि कोई भी प्रकाश स्रोत जब प्रकाश का एमिशन करता है तो ऐसा नहीं है कि प्रकाश स्रोत का द्रव्यमान घट जाता हो। जैसे कि हम बल्ब लगाएं होल्डर के अंदर, तो बल्ब लगाते हैं तो बल्ब लंबे समय तक ऊर्जा उत्सर्जित करता रहता है, पर कभी भी हमने नहीं देखा होगा कि बल्ब का साइज लगातार घटता जाए, है ना, साइज वही रहता है। तो इस वाली बात को न्यूटन्स की जो थ्योरी थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी आगे, जब साइंटिस्ट ने उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करी। बात क्लियर हो गई। तीसरा था, जब भी कोई लाइट रे
चौथा पॉइंट, जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। तो जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो न्यूटन ने बताया कि प्रकाश की जो किरण है जब दूसरे माध्यम में जाती है तो उस पर कैसा बल लगता है? उस पर लगता है बच्चों प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल। इस वाली बात को भी न्यूटन्स कैप्सुलर थ्योरी जो थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। जैसा कि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो दूसरा मीडियम लाइट रे को अपने अंदर की तरफ खींचता है, और अंदर की तरफ खींचता है तो इसका मतलब उस पर अट्रैक्शन लगना चाहिए था, पर यहाँ पर वो प्रतिकर्षण बल बताने लग गया। इस वाली बात को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, क्योंकि रिफ्रैक्शन में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। बल का वहाँ कहीं कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि वो F बराबर ma दे चुका था, इसीलिए बार बार वो F को इंट्रोड्यूस कर रहा था चीज़ों के अंदर। तीसरा पॉइंट था कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, जैसे कोई मिरर उस पर आपतित होती है, तो लाइट रे उसी मीडियम में दोबारा वापस लौट जाती है इस तरह से। तो इस दौरान बताया कि परावर्तक पृष्ठ जो है वो लाइट रे पर आकर्षण बल लगाता है, पर यहाँ पर तो हमें दिखाई दे रहा है कि लाइट टकराने के बाद में उसी माध्यम में दोबारा वापस लौट के आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में एक विरोधाभास रख रहे थे, एक दूसरे के अपोजिट थे, इसीलिए ये वाले पॉइंट्स भी अमान्य हो गए। फिर उसने बताया कि लाइट की जो स्पीड है वो डेंसर मीडियम में ज़्यादा होती है बच्चों, और रेयर मीडियम में कम होती है ना। पर उससे पहले ही एक साइंटिस्ट का नाम था फोको, FOCO, फोको। तो फोको एक साइंटिस्ट का नाम है, लिख देता हूँ, फोको एक साइंटिस्ट का नाम है, और फोको ने अपने हिस्टोरिकल इवेंट में बताया था कि द स्पीड ऑफ द लाइट इज़ मैक्सिमम इन वैक्यूम, और वैक्यूम मतलब निर्वात। तो निर्वात के अंदर लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ ये उल्टा बता रहा है। तो ये दोनों बातें फिर दोबारा विरोधाभास में आ गई। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये 4 या 5 पॉइंट थे जिसकी वजह से ये सिद्ध होता है, ये प्रूफ होता है कि न्यूटन्स कैप्सुलर थ्योरी फेल हो गई। इट इज़ अनेबल टू एक्सप्लेन द प्रोपोगेशन ऑफ द लाइट इन द मीडियम, और वो लाइट के कैरेक्टर को भी समझा नहीं पाया था। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। नेक्स्ट वाले सेक्शन में हम नेक्स्ट थ्योरी को पढ़ेंगे।